जैसे कि उन्होंने भी लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कंसिडर किया था, तो मैक्स प्लैंक ने भी लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कंसिडर किया। सेकंड थिंग, उन्होंने भी यही चीज कंसिडर की कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि ये ऑक्सीलेटर्स इमिट करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑक्सीलेटर्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेंगे ब्लैक बॉडी चैम्बर में। और उनका जो सबसे मेन एजम्पशन था वो ये था कि ये ऑक्सीलेटर्स जो है, जो एनर्जी इनकी ऑक्सीलेटर्स की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। एनर्जी क्वांटाइज्ड होने का मीनिंग है कि वो अ, एक फिक्स एनर्जी की इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ओके, तो मतलब या तो उसकी एक उन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स की एनर्जी या तो जीरो होगी, या फिर क्या होगी कि वो एक फिक्स एनर्जी वैल्यू की, मान लो वो फिक्स एनर्जी वैल्यू मैंने ई नोट मान ली, उसकी इंटीग्रल मल्टीपल होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, और ये जो फिक्स एनर्जी हुई, ये फिक्स एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगी। ओके, तो इन्होंने जो कंटिन्यूस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था उसे छोड़ दिया, इन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया कि एनर्जी जो है ऑक्सीलेटर्स की वो डिस्क्रीट है, वो वो एन एच न्यू है। ओके, तो इन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज किया, और यहाँ पे जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻³ -34 जूल सेकेंड। ओके, और एन जो है वो क्वांटम नंबर है जो कि आपका और एच न्यू ये एनर्जी गैप है। तो मतलब जब वो एनर्जी जो ऑक्सीलेटर्स है जो आपके, वो एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एब्जॉर्ब भी एच म्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी करेंगे, और जब वो एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो तब भी वो एन एच म्यू ही रेडिएट करेंगे। तो मतलब चाहे रेडिएट करें या एब्जॉर्ब करें, इमिट करें या एब्जॉर्ब करें, सब के सब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू ही हो गए हैं, है ना। तो इन्होंने एनर्जी को एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल कंसिडर कर लिया। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वैलिड समझा इसमें, है ना, और उसी का यूज किया। तो इसका मतलब कि अगर हम एक फिक्स एनर्जी पे अगर हम एक फिक्स एनर्जी पे नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स ई एन एनर्जी से ऑक्सीलेट हो रहे हैं, वो अगर हमें बताना हो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स ऑक्सीलेटिंग एट और हैविंग एनर्जी ई एन इज नथिंग बट विल बी रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। ओके, तो यानी ई एन एनर्जी से कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स है जिनकी एनर्जी ई एन है, ठीक है, जिनकी एनर्जी स्टेट ई एन है। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स हैविंग एनर्जी स्टेट ई एन। ओके,
अब ई एन क्योंकि इन्होंने कंसिडर किया था कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करे या इमिट करे वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा, ठीक है, एनर्जी गैप एच न्यू है क्योंकि। ओके, तो इस फॉर्मूले में अगर इस वैल्यू को रख दे तो एन एन विल बी एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस एन एच म्यू बाई के टी। ओके, तो हमें ये मिल गया। तो इतने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स आपके एक पर्टिकुलर एनर्जी से ऑक्सीलेट कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम एन की वैल्यू चेंज करके हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए एन की डिफरेंट नंबर ऑफ नंबर पता कर सकते हैं कि हर एक एनर्जी पे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स होंगे, ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एवरेज एनर्जी कितनी होगी ऑक्सीलेटर्स की, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोड्स पता करके अगर हम स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट यूज करें तो हम नंबर ऑफ मोड्स पता करके नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स नंबर ऑफ मोड्स पता कर सकते हैं, है ना। और नंबर ऑफ मोड्स पता करने का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स भी पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स तो हम रेले जीन का आइडिया यूज करके भी कर लेंगे, लेकिन एवरेज एनर्जी जो पर ऑक्सीलेटर होगी वो एवरेज एनर्जी केटी नहीं थी, क्योंकि अगर वो एवरेज एनर्जी केटी होगी तो रेले जीन्स लो ट्रू होगा, और रेले जीन्स लो ट्रू होगा तो वहां पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ वाली कंडीशन आ जाएंगी। इट मीन्स रेले जीन्स लो ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स एवरेज एनर्जी आपकी अलग होनी चाहिए, केटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हमने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स और हमने एनर्जी को डिस्क्रीट कंसीडर कर लिया, तो अब एवरेज एनर्जी भी डिस्क्रीट फॉर्म से निकालेंगे। तो अगर हम एवरेज एनर्जी निकालें तो एवरेज एनर्जी आपकी क्या होगी, हर एक एनर्जी पे जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स है उनकी टोटल एनर्जी पता कर लो, और जितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स है उससे डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो मतलब अब समझो कि जीरो एनर्जी पे आपके एन नोट ऑक्सीलेटर्स है प्लस ई वन यानी कि एच न्यू एनर्जी पे आपके एन वन ऑक्सीलेटर्स है प्लस यानी कि ई टू यानी कि टू एच न्यू, जिन ऑक्सीलेट जो एन ऑक्सीलेटर्स आपकी टू एच न्यू एनर्जी से ऑक्सीलेट कर रहे हैं वो N2 है। तो इसी तरह से हम अगर देखें तो एन एन के लिए ई एन होगा, और टोटल नंबर अगर हमें पता करने हैं तो ये सब जिस जिस एनर्जी पे जितने जितने ऑक्सीलेटर्स हैं सारे के सब सब ऐड कर देंगे, तो टोटल पता चल जाएगा कि कितने ऑक्सीलेटर्स टोटल ऑक्सीलेट हो रहे हैं। तो एन नोट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन एन। ओके, तो इससे एवरेज एनर्जी आ जाएगी हमारी। तो हम एवरेज एनर्जी, तो अगर मैं ई एन का एक्सप्रेशन रख दूं तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये सम है एक्चुअल में एन एन का और ई एन का, जिसमें एन की वैल्यू जीरो से इनफाइनेट तक इंक्रीज हो रही है, और नीचे भी सम है इसमें एन की वैल्यू जीरो से इनफाइनेट तक इंक्रीज हो रही है। ओके, अब एन एन का मेरे पास फॉर्मूला है एन नोट ई रेस टू द पावर माइनस एन एच म्यू एन एच न्यू अपॉन के टी। ओके, और ई एन का भी मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज एन एच न्यू। ओके, तो ये दोनों एक्सप्रेशन अगर मैं इसमें रख दूं तो आई विल गेट
n0 n नोट E माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी एन एच न्यू डिवाइड बाय सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 to infinite n नोट E माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ओके, अब इसमें आपका समेशन से h न्यू, h इज द कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू भी क्योंकि वेरी नहीं कर रहा है इस समेशन में, खाली n वेरी कर रहा है, तो n से रिलेटेड टर्म्स तो समेशन के अंदर रहनी चाहिए, बाकी को समेशन के बाहर निकाल सकते हैं हम। ओके, तो हमने h न्यू बाहर निकाल लिया और समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 to infinity n नोट e रेज टू द पावर, अब n नोट जो है आपका ऊपर और नीचे कॉमन है, तो n नोट को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकता है n नोट, तो n नोट कैंसिल आउट हो गया और कांस्टेंट भी है तो समेशन से तो बाहर है, तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, अंदर बचा आपका n e रेज टू द पावर माइनस n h न्यू अपॉन के टी डिवाइड बाय समेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस n h न्यू बाय के टी। ओके, अब अगर इस समेशन को हम ओपन कर ले, या ये जो e रेज टू द पावर n में है तो मतलब जीपी बनेगी, है ना, और ये जो बाकी कांस्टेंट है इसे हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट कंसिडर कर ले, तो हम इसे e रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी रेज टू द पावर n ले लें और इसे हम कंसिडर कर ले x। ओके, तो मतलब ये x रेज टू द पावर n हो जाएगा फिर। तो अब अगर ये वैल्यू हम रिप्लेस कर दे इससे, तो हमारा ये एक्सप्रेशन कैसे बदल जाएगा, एच न्यू और ये समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n, और ये हो गया x की पावर n अपॉन समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n। ओके, अब n की वैल्यूज अलग अलग पुट कर लो, 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिट, और सीरीज को एक्सपेंड कर दो, तो हमारा एवरेज एनर्जी विल बी एच न्यू। अब अगर हम स्टार्टिंग में n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया, दूसरा टर्म आपका 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 यानी कि x हो गया, तीसरा टर्म एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3x³ डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के टर्म्स आ गए। नीचे आपका पहला टर्म 1 हो गया क्योंकि x रेज टू द पावर 0 तो 1 हो गया, दूसरा टर्म x रेज टू द पावर 1 तो x हो गया, थर्ड टर्म इज एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के टर्म्स आएंगे। अब अगर आप फर्स्ट सीरीज में से x कॉमन ले लो, फर्स्ट सीरीज में से x कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x² इस टाइप की सीरीज, और नीचे हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इस टाइप की सीरीज है। ओके, तो ये जो ऊपर वाली सीरीज है ये है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की सीरीज। ओके, ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x² इस टाइप की सीरीज आएगी, और नीचे वाली जो सीरीज है दैट इज 1 माइनस एक्स की सीरीज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इन दोनों सीरीज को हम डिवाइड करें तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
into 1 minus x, that is 1 by 1 minus x. Okay. सो यानी यहाँ पे आपका आ गया एवरेज एनर्जी विल बी एच न्यू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. सो इट मीन्स अगर x से डिवाइड कर दे तो दैट विल बी 1 बाय एक्स माइनस 1. ओके. नाउ x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी? वैल्यू ऑफ x हमने कंसिडर की थी e रेज टू द पावर माइनस एन एच म्यू बाई के टी. e रेज टू द पावर माइनस एन एच म्यू बाई के टी. x का वैल्यू है e रेज टू द पावर माइनस एच म्यू बाई के टी. तो इसका मतलब x 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हो गया? e रेज टू द पावर एच म्यू बाई के टी. ओके. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो वी विल गेट द एवरेज एनर्जी दैट विल बी एच न्यू बाय ई रेज टू द पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1. सो आपकी ये एवरेज एनर्जी आ गई. ओके. तो हमारे पास अब प्लैंक ऑक्सीलेटर की एवरेज एनर्जी है. अब हमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स पता होने चाहिए और नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स की हम फिर एवरेज एनर्जी में प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी पता चल जाएगी. तो अब नंबर ऑफ ऑक्सीलेटर्स निकालने के लिए हम सेम वही मेथड यूज करेंगे जो आपका रेले जीन्स ने किया था. तो रेले जीन्स ने आपका वही स्टैंडिंग वेव वाला मेथड यूज किया और क्यूबिकल बॉक्स कंसिडर किया और उसमें पीरियोडिक बाउंड्री कंसिडर की और वेव कंसिडर की. और वेव है तो वेव फंक्शन भी होगा. अब जब वेव है वेव फंक्शन है तो वेव को हम कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लेते हैं. यहाँ पे क्या ए ई आयोटा के एक्स अगर एक्स में है तो वाई में होती वाई, जेड में होती जेड. और अगर हम जर्नल ले आर वेक्टर ले तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ए ई. तब यहाँ पे के वेक्टर हो जाएगा ये. ओके. तो एक क्यूबिकल बॉक्स लेके और स्टैंडिंग वेव्स और नंबर ऑफ मोड्स निकाल सकते हैं. ओके. तब वो क्या होगी? वो स्टैंडिंग वेव्स आपकी उसकी बाउंड्री कंडीशंस होगी कुछ कि वो एक पीरियोडिक होगी. पीरियोडिक होगी तो मतलब पीरियोडिक होने का मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू उसकी एक्स पे है वही उसकी एक्स प्लस एल पे होगी बाउंड्रीज पे. ओके. यानी कि एल उसका पीरियड है उसमें वो अपनी वैल्यू रिपीट करेगी. ओके. सो ओके. सो 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 वो हम पहले ही कर चुके हैं रेले जीन्स लॉ के प्रूफ के टाइम पे. तो बिल्कुल सेम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और उससे हम नंबर ऑफ मोड्स निकाल लेंगे कि कितने होंगे. तो नंबर ऑफ मोड्स हमारे रेले जीन्स लॉ से जो हमने निकाले थे वो आपके फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम देखें तो वो आपके 4 पाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में पर यूनिट फ्रीक्वेंसी के टर्म में पर यूनिट वॉल्यूम. फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लिखें और दोनों डायरेक्शंस कंसिडर करें राइट हैंड पोलराइज रेडिएशंस भी और लेफ्ट हैंड पोलराइज रेडिएशंस भी तो वो क्या आएगा 8 पाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बाय सी क्यूब डी फ्रीक्वेंसी. अगर आपने वो पहले नहीं देखा तो आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो. रेले जीन्स लॉ के डेरिवेशन में नंबर ऑफ मोड्स हमने सेम इसी मेथड से निकाले थे. ओके. सो ये नंबर ऑफ मोड्स आ गए आपके पर यूनिट वॉल्यूम. सो अब हम नंबर ऑफ मोड्स की पर यूनिट वॉल्यूम की एवरेज एनर्जी से प्रोडक्ट करके
एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी कि 8 पाई फ्रीक्वेंसी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू एवरेज एनर्जी डी फ्रीक्वेंसी। तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमारी थी एच न्यू बाय, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बना 8 पाई एच स्क्वायर बाय सी क्यूब एच न्यू बाय ई रेज टू द पावर एच न्यू बाय के टी माइनस 1 डी फ्रीक्वेंसी। ओके, so that is the formula for energy density. This is Planck radiation formula. So ये आपकी एनर्जी बताएगा कि कितनी एनर्जी डेंसिटी है न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में कितनी एनर्जी डेंसिटी की रेडिएशन है। ओके, एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बीच में लाई करती है। ओके, तो अगर हम इसे ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है फॉर्मूला, अगर हम इसे लैम्बडा के टर्म में चेंज करना चाहें तो हमें बस कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्बडा लिख लेना है और ऐसे इसके डेरिवेटिव को भी माइनस सी लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा कर लेना है। माइनस यहाँ पे कुछ नहीं, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी डेंसिटी कम होगी। ओके, तो वो सिर्फ चेंज को शो करता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसका चेंज वेवलेंथ के चेंज के इन्वर्सली, वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो सिर्फ इस चीज़ को चेंज करता है, शो करता है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो हम इसमें बिना साइन के भी इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। तो अगर हम ये बिना साइन के पुट करेंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, दैट विल बी एच सी अपॉन 1 ओवर एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 डी लैम्डा। Okay, so that is the formula for energy density, that is Planck formula in terms of wavelength. Okay, so इतनी एनर्जी डेंसिटी होगी उन रेडिएशंस की जिनकी वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में लाई करेगी। ओके, एट ए टेम्परेचर टी। सो अब जब प्लैंक्स का ये फॉर्मूला हमने कंसिडर किया और इसके अकॉर्डिंग प्लॉट किया तो हमने पाया कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी या फिर हायर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ दोनों के लिए ये एग्जैक्टली फिट हो रहा था टू द कर्व वी गोट एक्सपेरिमेंटली। ओके, और दूसरी चीज कि हम इससे अगर हम देखें कि हायर वेवलेंथ पे ये रेले जीन्स लो में कन्वर्ट हो जाता है और लोअर वेवलेंथ पे ये वीन्स रेडिएशन फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब उन दोनों का डेरिवेशन या डिडक्शंस हम इससे कर सकते हैं। सो अगर हम लोअर वेवलेंथ के लिए देखें, फॉर लो वेवलेंथ वेवलेंथ अगर हम लो वेवलेंथ के लिए देखेंगे तो लो वेवलेंथ में क्या होगा आपका, अगर वेवलेंथ कम है तो मतलब उसका इनवर्स हाई होगा, है ना। अगर वेवलेंथ कम है तो मतलब आपकी उसका इनवर्स हाई होगा। तो मतलब ये जो ई रेस टू द पावर एच एच
सी बाय लैम्डा के टी है, इसकी वैल्यू हाई आएगी, काफ़ी बड़ी आएगी 1 से। तो इसकी वैल्यू क्योंकि काफ़ी बड़ी आने वाली है 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 इसमें से जो 1 है उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी को हम अप्रोक्सीमेटली -1 को -1 यानी कि ये जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है इसे हम अप्रोक्सीमेटली ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैम्डा की वैल्यू काफ़ी लो है तो उसके इनवर्स की वैल्यू काफ़ी हाई होगी। तो क्योंकि उसके इनवर्स की वैल्यू काफ़ी हाई होगी तो इट मीन्स उसमें से 1 अगर हम माइनस करेंगे भी बहुत हाई वैल्यू में से तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसमें से 1 सब्ट्रैक्टर को इसके इक्वलेंट रख रहे हैं। तो अगर हम इसे इसके इक्वलेंट रखेंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी क्या मिलेगी, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 5 ई रेज टू द पावर माइनस एच सी बाय लैम्डा के टी डी लैम्डा। ओके, जो कि हमारा क्या है, दैट इज अवर एक्सप्रेशन फॉर द वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला। वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला। ओके तो इस केस में क्योंकि आपका ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी की वैल्यू 1 से काफ़ी हाई थी, इट मीन्स एच सी बाय लैम्डा के टी की वैल्यू भी 1 से काफ़ी हाई रही होगी, 1 से काफ़ी हाई रही होगी। ओके, सो सी बाय लैम्डा तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, सो इट मीन्स इसकी वैल्यू एच न्यू जो है आपकी वो के, इट मीन्स एच न्यू जो है आपकी वो के टी से काफ़ी हाई रही होगी। तो मतलब जो इक्विलिब्रियम पे एनर्जी है मतलब उससे के टी जो एनर्जी है उससे काफ़ी हाई एनर्जी जो है इसमें आपकी हर एक रेजोनेट ऑक्सीलेटर आपकी जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी हाई है वीन्स लो के लिए, वीन्स रेडिएशन फॉर्मूले के लिए। सो जब ये गैप काफ़ी हाई होगा तब आप पर वीन्स रेडिएशन फॉर्मूला एग्जैक्टली होल्ड करेगा। तो अगर हम दूसरी बात करें, अभी हमने कंसिडर किया था कि वेवलेंथ जब काफ़ी लो हो, लो वेवलेंथ रीजन। अगर हम हायर वेवलेंथ रीजन कंसिडर करें, हाई वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ बोलो या लो फ्रीक्वेंसी बोलो एक ही चीज़ है। ओके, सो अगर हम आपका हाई वेवलेंथ कंसिडर कर रहे हैं, हाई वेवलेंथ कंसिडर करने का मतलब है इस फॉर्मूले में ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल्स टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 1 अपॉन ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी। इसमें आपका हमने हाई वेवलेंथ कंसिडर की है, इट मीन्स उसका इनवर्स जो होगा वो काफ़ी कम होगा। तो मतलब लैम्डा इज वेरी हाई, हाई, सो इट मीन्स 1 बाय लैम्डा इज लो। तो 1 बाय लैम्डा लो होगा तो ई रेज टू द पावर बहुत कम होगी। तो जब ई रेज टू द पावर कम होगी यानी कि एच सी बाय लैम्डा के टी जो है वो काफ़ी कम है 1 से, सो इट मीन्स क्या है आपका एच न्यू बाय के टी जो है वो भी काफ़ी कम है 1 से। तो इसका मतलब जो आपकी एच न्यू है वो काफ़ी कम है के टी से। अभी हमने ऊपर केस देखा जब के टी से काफ़ी हाई हो वैल्यू, एनर्जी गैप जो हो वो काफ़ी हाई हो, जो कंजिक्यूटिव स्टेट्स हैं, क्वांटम स्टेट्स, उनके बीच का एनर्जी गैप्स काफ़ी हाई था पहले, अब काफ़ी लो है के टी से। तो अगर काफ़ी लो हो तो तब क्या होगा, तब आपका क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी लो है 1 से
तो जब ई रेज टू द पावर एक्स की जो सीरीज है वो 1 + x + x² बाय 2 फैक्टोरियल इस टाइप की ये टेलर सीरीज है इसकी। तो इस टेलर सीरीज में जब आपका x की वैल्यू काफ़ी कम होती है तो हम स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम इसे ई रेज टू द पावर एच सी बाय लैम्बडा के टी को तब हम 1 + hc/λ/kT ले सकते हैं जब इसकी वैल्यू 1 से काफ़ी कम हो, है ना, x की वैल्यू। तो 1, अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर ई एच सी बाय लैम्बडा के टी में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच सी बाय लैम्बडा के टी आ जाएगा। तो ये आपका डेनोमिनेटर का पोर्शन है, जो डेनोमिनेटर में है पोर्शन, वो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू डेनोमिनेटर में, तो मतलब न्यूमरेटर में इसके इनवर्स का प्रोडक्ट होगा 8π hc/λ5 इंटू लैम्डा के टी अपॉन एच सी इंटू डी लैम्डा। ओके, सो एच सी से एच सी कैंसल आउट हो गया एंड लैम्डा की एक पावर कम हो गई, तो 8π KT/λ4। ओके, λ4। ओके, डी लैम्डा, ई लैम्डा बाय डी लैम्डा। सो ये हमने कंसिडर किया किसके लिए, हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ रीजन समझ लिए। ठीक है, तो हाई वेवलेंथ रीजन में क्या है, रेले जीन लो। तो ये देखो रेले जीन्स लो आ गया हायर वेवलेंथ रीजन के लिए। ओके, तो यानी कि आपका मैक्स प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला रेले जीन रेडिएशन फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है जब आपका हम हाई वेवलेंथ कंसिडर करते हैं, और लो वेवलेंथ के लिए वीन रेडिएशन फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स आपका मैक्स प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला जो है दैट इज एक्यूरेट अप टू लोअर वेवलेंथ हायर वेवलेंथ, दोनों के लिए वो एग्जैक्टली ठीक है। ओके ओके